नमस्कार, आप देखें इनमी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो 2022 में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के दिलों को जीतने में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां जनता के बीच काम कर रही हैं और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वात्सल्य योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की 3 छात्राओं को चेक प्रदान किए। सीएम ने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की तृतीय वर्ष की छात्राओं को भी चेक प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत इन छात्राओं को 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए लिया गया शुल्क महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून द्वारा वापस किया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि भविष्य में भी इन छात्राओं से संस्थान कोई शुल्क नहीं लेगा। इसका मतलब साफ है कि सरकार अपने काम से जनता के दिलों को जीतना चाहती है और एक बार फिर से राज तिलक लगाना चाहती है। तो वहीं कुमाऊं मंडल में आई आपदा के दृष्टिगत दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,52,601 रुपए की धनराशि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह चेक दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा जंगवाल ने सौंपा है। मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु प्रदान की गई यह सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री ने दून विश्वविद्यालय के अध्यापकों कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां आपको बता दें कि एमबी इंटर कॉलेज मैदान में हल्द्वानी महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी महोत्सव 25 नवंबर से आगामी 25 दिसंबर तक चलेगा। तो वहीं महोत्सव का मुख्य आकर्षण लंदन ब्रिज रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि हल्द्वानी में कोरोना काल में किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं हो पाया था। तो वहीं कोरोना काल के बाद हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में हल्द्वानी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस बार महोत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में मेला संचालकों द्वारा ग्राहकों की खरीदारी को देखते हुए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है। 2 वर्षों बाद प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर मेरे साथ मेरे यहाँ के स्थानीय पार्षद रवि वाल्मीकि जी और मेरे सहयोगी स्वास्थ्य अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त और पूर्व पार्षद विपिन जोशी जी यहाँ पर हैं। विगत दशकों में यहाँ पे नुमाइश का एक और प्रदर्शनी का एक बहुत बड़ा प्रचलन हल्द्वानी में रहा है, जिससे कि लोग आकर्षित होकर इसमें आते हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ आम जनता जनमानस से कि प्रदर्शनी में आए, लेकिन कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रदर्शनी में सहभागी बने। सर वही बात करेंगे, आप महापौर हैं और जिस तरह यहाँ पर अभी जो नियम है कोविड के वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बंद के तौर पर लेकर के, लेकिन यहाँ पर नियम जो है देखिए, कोविड के नियम को इन्फोर्समेंट करने के लिए कई एजेंसीज हैं, उसका इन्फोर्समेंट होगा। मेला हल्द्वानी महोत्सव के नाम से लगाया जा रहा है, जो 25 नवंबर से शुरू करके और 25 दिसंबर को ये लास्ट किया जाएगा। इस मेले में दूर दूर प्रांतों से सब दुकानदार हैं, जहाँ पे कश्मीर के शॉल हैं और पानीपत का हैंडलूम है, केरल की साड़ी है, कुर्जे की क्रॉकरी है और फिरोज़ाबाद की चूड़ी है, बॉम्बे की भेलपुरी है। ये शहरवासियों के लिए एक सबसे सस्ता साधन है, जो 10 रुपये 20 रुपये में एंट्री करके और 20 30 50 रुपये में यहाँ पे झूले झूल करके अपने बच्चों को परिवार के साथ एक मनोरंजन कर सकते हैं। तो ये शहरवासियों के लिए हमने यहाँ पे कोरोना के बाद जो एक लहर चली थी, तो सारे प्रदर्शनी वाले बेरोजगार हो गए थे, तो उसके बाद जिला प्रशासन ने हमें अनुमति। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने श्रीनगर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। साथ ही गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर सुझाव भी लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि श्रीनगर में कार्यकर्ता जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो अधिक समय श्रीनगर विधानसभा में नहीं दे सकते, इसलिए कार्यकर्ताओं ने उन्हें सुझाव दिया है। साथ ही वो निरंतर जूम मीटिंग के माध्यम से श्रीनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते रहते हैं। के द्वारा कार्यकर्ताओं को ये पता है कि
चूँकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस विधानसभा क्षेत्र में मैं पहले के मुकाबले समय उतना नहीं दे पाऊंगा जितना पहले देता था। इसलिए कार्यकर्ताओं के सुझाव थे कि जूम मीटिंगों के माध्यम से यूथ कांग्रेस के हमारे जो जुड़े हुए छोटे हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनसे हम बैठक कर सकते हैं। महिला कांग्रेस को मजबूत करने की बात सामने आई और मेरा एक पत्र गणेश आपके द्वार नाम से जो कुछ ही दिनों में हम उसको वितरित करेंगे, वो घर घर तक पहुँचे, इस बारे में ये बातें सामने आई। चुनाव जीतने के मकसद से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी रणनीति तय करती हैं और उसी के तहत आज यहाँ पर हमने महिला कांग्रेस, विकासखंड पावो की हमारी मेन कांग्रेस, यूथ कांग्रेस। तो उत्तराखंड के लैंसडाउन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी ही पार्टी के मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के ऊपर आरोप लगा दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। दरअसल बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि पार्टी के नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार और रिश्तेदार के लिए पार्टी में टिकट देने की मांग करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जानी चाहिए। दिलीप रावत ने आगे कहा कि वो आज भी इस विधानसभा सीट पर जनसेवा के लिए आते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर विपक्षी दल कांग्रेस का कोई भी मजबूत दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई अपने परिवार के लिए टिकट मांगता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है और हमारी रीति और नीति के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति अगर ये दबाव तो उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रंजीत रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने अन्य दलों से अपने आगे निकलते हुए अपनी चुनावी रणनीति को अमलिया जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस इस बार जनता के भरोसे को जीतने में कामयाब हो रही है, जिसमें चुनाव के परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में ही नजर आएंगे। चूँकि कमेटी की बैठक है, टिकटों का महत्वपूर्ण है क्योंकि टिकट ही एक ऐसा आधार होता है कि आगे सरकार आने के लिए। क्या मानते हैं किस तरीके का आधार रहेगा और क्या बातें रखी? इस बार कांग्रेस हाईकमान द्वारा बहुत अच्छी शुरुआत की गई है कि स्क्रीनिंग कमेटी कंस्टिट्यूट हो गई है। आज से उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जल्दी स्क्रूटनिंग करके टिकटों के जो है अनाउंस हो जाएंगे, जिससे कैंडिडेटों को समय मिलेगा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, व्यवस्था करने का। पहले लास्ट ऑफ द मोमेंट टिकट होते थे तो कैंडिडेट उतने प्रभावी तरीके से अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक नहीं ले जा पाते थे। तो ये अच्छी शुरुआत है और जो ऊर्जा इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है वो इस बात का प्रतीक है कि इस प्रदेश से बीजेपी की विदाई होने जा रही है, जिन्होंने जुमलेबाजी के अलावा, मुख्यमंत्री बदलने के अलावा और लोगों में बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा, महंगाई बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो वहीं उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बताया कि आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अविनाश पांडे ने बताया कि बैठक के दौरान सुझाव आए हैं कि अधिक से अधिक युवाओं, महिलाओं और कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएं, जिस पर विचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, इसका जनरल एनालिसिस तो आता है, इसकी शुरुआत ही वहीं से होती है कि अधिकांश जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, चाहे हमारी प्राइवेट सर्वे हैं या जो पब्लिकली सर्वे आई हुई हैं, तो हमारी मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी जो है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर में हमारे स्ट्रेटेजी के ऊपर में चर्चा होती है। जो कमज़ोर पक्ष हैं वहाँ पर भी किस प्रकार से हम मजबूती कर सकें और हमारे पास समय है उसके रहते हुए किस प्रकार से हम बेहतर कर सकते। तो खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गरिया गांव पहुंच गई है। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के आगमन पर श्रद्धालु ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया है और बृहस्पतिवार को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गरिया गांव से रवाना होकर विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। आज मदमहेश्वर धाम के प्रधान पुजारी शिवलिंग ने रौकेश्वरी मंदिर रांसी में पंचांग पूजन के तहत अनेक पूजाएं विधिवत संपन्न की और भगवान मदमहेश्वर सहित साथ चल रहे अनेक देवी देवताओं के निशाने की आरती उतारी। इसके बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर रांसी से विदा हुई तो महिलाओं ने पौराणिक
जगरों से डोली को विदा किया। भगवान मदमेश्वर की डोली आज भगवान डाकेश्वरी मंदिर रांची से प्रस्थान करके सभी पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए और आज रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंच गई है और कल प्रस्थान कर पाली फापन होते हुए। तो कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में चल रहे खनन इस समय बड़ा मुद्दा बन गया है और हरीश रावत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वामी यतीश्वरानंद पर अवैध खनन कराने जैसे कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आम आदमी पार्टी के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी नरेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्वामी यतीश्वरानंद की शह पर क्षेत्र में धड़ल्ले से खनन चल रहा है। साथ ही प्रशासन भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करता दिख रहा है। अगर क्षेत्र में अवैध खनन बंद नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। वो खनन को लेकर जिस प्रकार से हरिद्वार ग्रामीण के अंदर अवैध खनन हो रहा है उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता थी। पिछले एक महीने से कोई अखबार, कोई न्यूज़पेपर, कोई समाचार ऐसा नहीं है जो खनन को नहीं छाप रहा था। लेकिन जब अति हो गई, अति हो गई, बिल्कुल लोगों ने वहाँ धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। जब मैं कल वहाँ गया मैंने देखा कि वास्तव में वहाँ तो सत्यानाश हो रखा था। तो वहाँ पूरी पॉपलैंड, जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर ये सब घुसे हुए थे वहाँ। तो कल मौके पर खानापूर्ति के लिए वहाँ एसडीएम गए, 1-2 ट्रैक्टर उन्होंने सीज किया वहाँ और उसके बाद चले गए। हमारी एक ही मांग है, जिसने जो भी इसमें सम्मिलित है, चाहे कोई अधिकारी है या नेता है, उसके खिलाफ खनन एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की लूट खसोट हुई है वो वसूल होनी चाहिए। बिल्कुल सीधे जो वहाँ बीजेपी के मंत्री हैं उनकी सह पर ये खनन हो रहा है। वहाँ में जिस तरीके से वो विकास को लेकर बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मैं खुली बहस के लिए उनको चुनौती देता हूँ कि मेरे साथ अब वो आएँ और खुली बहस करें। आज तक हरिद्वार ग्रामीण में एक भी काम यदि वो गिनवा दे तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जाएंगे, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई, प्रशासन सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हमारे लिए दरवाजे खुले हाईकोर्ट के भी, हम हाईकोर्ट जाएंगे। चलिए मेरे साथ में, प्रत्यक्ष है वहाँ। मैंने कहा ना, मेरे वीडियो फोन में आप देख लीजिए, आप चलिए मेरे साथ वहाँ, आप देख लीजिए। लोकल के नहीं है वहाँ से, सारे लोग बाहर के खनन कर। तो संविधान दिवस को लेकर हल्द्वानी में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुंवर ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा संविधान दिवस पर संविधान गौरव यात्रा निकालेगी। उन्होंने बताया कि संविधान गौरव यात्रा प्रत्येक मंडल में अंबेडकर पार्क से निकाली जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसमें बीजेपी अनुसूचित मोर्चा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के प्रत्येक मंडल में ऐसे संविधान गौरव यात्रा के रूप में हमारी यात्राएं निकलेंगी। इसका आयोजन हल्द्वानी में रामला ग्राउंड से अंबेडकर पार्क तक होना है जी। इसी के अलावा महापरिनिर्वाण दिवस जो 6 दिसंबर को होता है, उसको वृहद स्तर पे हम अनुसूचित मोर्चा। तो उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट की मंगलवार को मुहर लग गई है और इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। साथ ही आपको बता दें कि इनमें से महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है। खेल नीति लागू होने के साथ प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रोत्साहन मिलेगा। खेल नीति में एक और जहां साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो दूसरी ओर 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा। मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति 2021 लाए हैं,
जिसमें प्रदेश में औद्योगिक पूंजी निवेश तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 50 करोड़ से अधिक अचल पूंजी निवेश की बृहत औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 लागू की गई। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में, जिसके तहत इंटरेस्ट सब्सिडी, SGST की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति, इसमें अनुमति किया गया है। नीति के अंतर्गत सभी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत मानचित्र एवं धारा 143 के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयां लाभान्वित होंगी। कोविड-19 के दृष्टिगत के अंतर्गत पूर्व में स्थापनाधीन इकाइयों के। तो वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के तहसील बाजपुर में 18 से 19 साल के समस्त मतदाताओं और मतदाता सूची के नाम दर्ज होने से वंचित मतदाताओं के नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी दर्ज की गई। साथ ही इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण चल रहा है, जिसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से 18 साल पूरे करने वाले सभी युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं। निर्वाचन आयोग के माध्यम से 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस समय स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य चल रहा है, जिसमें जो 1 जनवरी 2022 के हड़ता तिथि के आधार पर नए वोटर्स जो बनने हैं उनका नाम जोड़ा जाना है, उनके लिए फार्म 6 भरा जाना है। इसी तरीके से किसी की डेथ हो गई है या ट्रांसफ़र हो गए या डुप्लीकेसी हो गई है तो उनके लिए फार्म 7 और किसी भी अन्य किसी मतदाता के जिनके वोटर आईडी में करेक्शन है या वोटर लिस्ट में करेक्शन है तो उनके लिए फार्म 8 भरा जाना है। तो अभी हमारे 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन में हमारे ERO नेट के माध्यम से और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करीब 2500 तक फार्म भरे जा चुके हैं, लेकिन जो टारगेट। तो उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान परिसर में मंगलवार को जिला स्तरीय खेल महाकुंभ आयोजित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल महाकुंभ में आए अतिथियों का स्वागत किया गया। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों ने जिला स्तर पर प्रतिभा कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और इस दौरान कबड्डी खेल देखने के लिए सबसे ज़्यादा दीवानगी देखने को मिली है। जिला युवा कल्याण अधिकारी दीप्ति जोशी ने बताया कि जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज 2 साल बाद यहाँ पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ किया जा रहा है, जो 3 दिन का यहाँ पर खेल महाकुंभ है और कोविड की वजह से नहीं हो पाया है। इससे हमारे बच्चों के खिलाड़ियों के विकास में और उनके स्वास्थ्य में बहुत कमी हो आती है, क्योंकि खेल जो है हमारे बच्चों के लिए आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ जीवन के लिए। और खेल के साथ साथ जो हमारे बच्चे विकास खंड से चयनित होकर आज यहाँ पर जिला स्तरीय स्तर पर उनका खेल प्रतियोगिताएं की जाती हैं, तो आज जो वो उन बच्चों का 8वें विकास खंड से आए हुए हमारे खेल प्रतियोगिताओं का जो चयन होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल तक जाएगा। तो मैं इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि उनका चयन ऊपर तक जाए। किन किन प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाएगी? जी, खेल महाकुंभ 2021 की जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं यहाँ पर प्रारंभ हो रही हैं आज FTI के खेल मैदान में। अभी हम जो है अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 इन 3 आयु वर्गों में एथलेटिक, कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। 3 दिवसीय प्रोग्राम है 23, 24 और 25 को। और बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है वो हमारी शगुन गायत्री बैडमिंटन एकेडमी पीली कोठी में आयोजित की जा रही है, जो कि 24 और 25 को होगी। और इसमें हमारे शिक्षा, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, पंचायती राज, ग्राम विकास, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सभी की पूरी एक टीम वर्क कर रही है। प्रियंका पांडे। कौन सी प्रतियोगिताओं में आप भाग ले रहे हैं? मेरी 100 मीटर रनिंग और कबड्डी है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल में आनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितनी तैयारी करके आए हो इस बार आप? तैयारी तो फुल है, तैयारी फुल है सर, फुल तैयारी। क्या कहना चाहते?
तो खबर हल्द्वानी से, जहां पर ऊंचा पुल में पीआरडी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रसाद और पीआरडी कार्यकारिणी के आज जनप्रतिनिधि की ओर से फूलमाला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जहां शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे देहरादून में आयोजित कैबिनेट के चलते नहीं पहुंच सके, तो वहीं कैबिनेट मंत्री के जनप्रतिनिधि सुरेश तिवारी की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई गई। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंगलवार को कैबिनेट में पीआरडी जवानों के मानदेय में 70 रुपए दैनिक बढ़ोतरी कर जहां पीआरडी के जवानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रसाद का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के लंबे समय से वेतन को लेकर चली आ रही मांग को पूरा किया है। राष्ट्रीय परसों देहरादून गए थे, माननीय मंत्री समय लेके आए थे, लेकिन कल 23 तारीख को कैबिनेट होने के कारण वो थोड़ा कुछ आज विलम्ब से वहाँ चले हैं। उनका कार्यक्रम आने का पूरा है, अगर बाई चांस नहीं आए तो अवश्य पहुँचने का कार्यक्रम है उनका। तो पीआरडी की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम था, किस तरीके से आपकी मांगे थी जो मानी गई हैं? पीआरडी की तरफ से हमने उनको मांगे दी थी कि 365 दिन का रोजगार और युवा कल्याण विभाग से पीआरडी जवान को पीआरडी विभाग को पृथक करना, ये दो मांगों लेकर हमारा होता। बाकी हमारा जो मानदेय है बहुत कम है, मात्र 500 रुपया। उन्होंने इसमें 70 रुपये की इजाफा किया है कैबिनेट में, तो अब 2100 रुपये और बढ़ चुका है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। युवा कल्याण पीआरडी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिनेश जी, उनके सम्मान का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। चूँकि इसमें विभागीय मंत्री के नाते माननीय अरविंद पांडे जी को पहुँचना था, लेकिन कल कैबिनेट की मीटिंग होने के कारण आज सुबह माननीय मंत्री जी वहाँ से चले, थोड़ा सा विलम्ब उनको हो गया। लेकिन जो उनकी मेन जो उद्देश्य है, अभी पिछले 3 दिन पहले हम दिनेश प्रसाद जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी से देहरादून में मिले थे। चूँकि कल कैबिनेट की मीटिंग थी, परसों माननीय मंत्री जी के सामने दिनेश प्रसाद जी ने पीआरडी के जवानों की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को विस्तारपूर्वक माननीय मंत्री जी के सामने रखा था। माननीय मंत्री जी ने अपने पूरे विभागीय जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रदेश के, उन सबको दिनेश। तो खबर अल्मोड़ा से, जहां पर जेल में देर शाम एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 की नकदी बरामद हुई है। गुप्त सूचना के बाद एसटीएफ ने जेल में छापेमारी की है। यह लोग जेल में बैठकर मोबाइल के जरिए चरस गांजे का धंधा चला रहे थे। अचानक हुई एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल में बंद अन्य कैदी समेत अधिकारियों और बंदी रक्षकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के बाद देर रात दस्तावेज और अधिकारियों से पूछताछ चल रही है। तो वहीं अल्मोड़ा जेल में मंगलवार देर शाम एसटीएफ की कार्रवाई के बाद से जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और अब इस मामले में अल्मोड़ा कप्तान पंकज भट्ट ने बताया कि एसटीएफ की कार्रवाई के बाद से इसकी विवेचना की जा रही है, जिसमें जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी महिपाल से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 नकद बरामद किए गए हैं और 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में गहन छानबीन की जा रही है। एसटीएफ द्वारा कल एक रेड की गई है अल्मोड़ा जेल में, जिसके आधार पर उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें महिपाल और अंकित बिष्ट के खिलाफ ये मुकदमा है 116, 120B, 27 और 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। इसकी विवेचना लोकल पुलिस द्वारा की जा रही है और इसमें जल्दी विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या इनसे बरामद हुआ है? तो उत्तराखंड के बाजपुर के तहसील भवन में रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के पदाधिकारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। और इस दौरान पदाधिकारियों ने मांग की है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो काम बंद हड़ताल जारी रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की तरफ से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। साथ ही सरकार से लंबे समय से 9 सूत्रीय मांग की जा रही है, जहां मांग पूरी नहीं होने पर रजिस्ट्रार कानूनगो काम बंद कर हड़ताल पर रहे हैं। और इसी के चलते उधम सिंह नगर जिले के समस्त रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील भवन में एकत्र हुए और जहां रजिस्ट्रार कानूनगो ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं। हम 1 नवंबर से जो है नियमित रूप से जो है हड़ताल पे हैं। पूरे प्रदेश में हड़ताल सभी तहसीलों में
है और हमारा जो धरना प्रदर्शन है मूल रूप से जो है राष्ट्र परिषद में चल रहा है और जो 9 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग जो है कार्य बहिष्कार पर हैं। कल पूरे प्रदेश के रजिस्ट्रार कानून को देहरादून में माननीय अध्यक्ष जी का घेराव करेंगे और अपना जो हमारा मूल पद है उसके लिए जो है परित्याग के लिए हम सब लोग जो है कल माननीय अध्यक्ष जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं उनको हम प्रत्यावेदन देंगे अपना। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम अपने पद से तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।